चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जो आपका 17 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है जेई मेन का, तो उसका क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टू बबल्स। दो बबल्स आपको दिए हुए हैं जिनका रेस्पेक्टिव रेडियस है ए और बी, और इन दोनों बबल्स का जो ओवरलैपिंग रीजन है, इसके बीच में जो ओवरलैपिंग सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालने के लिए बोला गया है। सो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई बबल है, उसकी आउटर और इनर सरफेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसका वैल्यू आप कैसे निकाल लेते हैं, जो प्रेशर डिफरेंस है आउटवर्ड और इनवर्ड का। तो P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा यहाँ पे आपके पास में। सो P नॉट दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे। सो P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस 4T बाई A, वेयर T इज सरफेस टेंशन। Similarly, P2 is equal to P naught plus 4T by B, where T is again the surface tension, B is the radius for bubble B. Now, subtracting both these equations, तो अगर आप इन दोनों equations को subtract करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4T 1 by A minus 1 by B। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो overlapping region है, इस रीजन के दोनों तरफ जो प्रेशर्स हैं वो है P2 और P1। सो इनका भी जो डिफरेंस होगा P2 minus P1, that is again going to be equal to 4T by R, where T is surface tension and R is the radius of curvature for this overlapping region। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, 40 1 upon A minus 1 upon B is equal to 40 by R। ऑन फर्दर सॉल्विंग आपको मिल जाएगा R का वैल्यू, R is equal to AB upon B minus A। मॉड्यूलस इसलिए दिया गया है बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ B एंड A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इसमें आपको एक मेटल बॉल दिया गया है हाफ केजी का। metal ball of half kg moving with a velocity 20 meter per second collides with a wall such that 5% of initial kinetic energy remains after collision। मतलब 5% kinetic energy बचा है, 95% kinetic energy जो है वो लूज कर दिया गया है। then find the final velocity after collision। बहुत ही आसान सा सवाल है। इनिशियल kinetic energy दिया हुआ है हाफ, मास की जगह हाफ, 20 स्क्वायर 100 जूल। रिमेनिंग kinetic energy 5% बचेगा, सो ओनली 5 जूल रिमेन्स। नाउ 5 जूल को आप इक्वेट करोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। यहाँ पे V फाइनल की वैल्यू आपको निकालनी थी, सॉल्व करेंगे √20 मीटर पर सेकंड, वेरी इजीली यू कैन फाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इनसाइड विच मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी μr इज इक्वल टू 500 हैज बीन इंसर्टेड। कुछ आपको वैल्यूज दी हुई है पर्टेनिंग टू द क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड के लिए 1000 है, μr 500 है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और आपके पास में म्यू नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट जो उसमें से पास हो रहा है सोलेनॉइड में से वो है 5 एम्पियर। नाउ वी नो रिलेटिव जो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो यहाँ पे जब आप सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं B इज इक्वल टू म्यू एन आई। सो यू यूज B इज इक्वल टू म्यू एन आई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज करंट, म्यू जो है आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इंसर्टेड। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, जिसको यहाँ पे यूज किया गया है म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई। ऑन पुटिंग द वैल्यूज आपको B इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, B इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है आपके पास में, कम्युनिकेशन सिस्टम से। आप देखें हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 30 मीटर, फाइंड द एरिया कवर्ड अंडर इट्स रेंज, रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। आपको एंटीना दिया हुआ है, जो आपका ट्रांसमिशन टावर है उसका हाइट दिया हुआ है, और आपको बताना है कि ये कितना एरिया जो है अर्थ में कवर करेगा। नाउ सी, because height of transmission tower 30 meter is very small compared to 6400 किलोमीटर, तो आप जो एरिया कवर कर रहा है उसको आप लगभग प्लेन मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h RE, रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे, h की जगह 30, RE की जगह 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। आपको जो है एरिया कवर्ड का रेडियस मिल जाएगा, और एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 384 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। वैल्यू बड़ी आसानी से बता सकते हैं। Moving on to the next problem, आपको दिया हुआ है a capacitor of capacitance 14 picofarad is charged with a cell of 12 volt। एक कैपेसिटर है 14 पिकोफैरेड का, उसको आपने कनेक्ट करा है एक
सेल से जिसका ईएमएफ आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है। नाउ इट इज फिल्ड फुल्ली विद अ डाइलेक्ट्रिक, उसके अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 7 आपको गिवन है, एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। आपको बताना है कि उस कैपेसिटर ने आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितनी एनर्जी स्टोर कर रही होगी। तो आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर अगर आपने उसको V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर आपने कनेक्ट कर रखा है, कैपेसिटेंस अगर C है, तो आप उसका एनर्जी स्टोर लिख देते हैं ½ CV²। यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो ले लेगा जो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो चुका है आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, विच विल बिकम K टाइम्स। सो यहाँ पे आपके पास में जब आप U लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वी नो ½ C' इज द न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। यहाँ पे C' will be equal to K into C because जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। सो ½ 7 into 14 रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 7056 into 10⁻⁻12 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन बॉब मूविंग एज अ कोनिकल पेंडुलम। एक बॉब है जो एज अ कोनिकल पेंडुलम यहां पे मूव कर रहा है अबाउट पॉइंट A एंड B। तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन करना है अपने को दो पॉइंट्स के अबाउट, पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो अबाउट पॉइंट A एंड पॉइंट B आर LA एंड LB, वेक्टर्स दे रखे हैं आपको। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये पूछ रहा है कि क्या दोनों वेक्टर्स कांस्टेंट होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, अपने को इसका डिस्कशन करना है। तो देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूं A पॉइंट से अगर मैं इस बॉब का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम LA is going to be equal to R vector cross P vector। आप देखें LA equal to R cross P, राइट हैंड थंब रूल का आपको यूज करना है। यहां से R वेक्टर और P, बिकॉज इसका जो वेलोसिटी है वो इनवर्ड्स है, यहां पे ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन बिकॉज दिस इज अ कोनिकल पेंडुलम दिस वेलोसिटी इज इनवर्ड्स, सो ऑन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आई कैन सी R cross P। सो अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो आपके पास में जो LA वेक्टर है वो अपवर्ड जाएगा। सो अबाउट पॉइंट A LA वेक्टर, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स। आप देखें बॉब कहीं भी जाता है, अगर बॉब कोनिकल पेंडुलम में मोशन कर रहा है, देन दिस इफ माय थंब रिप्रेजेंट्स LA, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो यहां पे जब ये जो बॉब है आपका कोनिकल पेंडुलम में जब ये मूव कर रहा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, LA इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। नाउ लेट्स चेंज द कलर एंड टॉक अबाउट LB। लेट्स से मैं इसको रेड कलर में ले लेता हूं। तो देखें B के अबाउट ऑन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला LB वेक्टर इज इक्वल टू, अभी यहां पे इसको अपन नाम RA और RB दे दीजिए, बिकॉज दोनों के लिए जो है आपका रेडियस वेक्टर वो डिफरेंट आने वाला है। सो RB क्रॉस P। नाउ इफ यू कैन सी अबाउट पॉइंट B, दिस इज गोइंग टू बी RB, ये RB है और ये RA है। सो अबाउट पॉइंट B अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं एज अ वेक्टर बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, सो RB क्रॉस P, सो द एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी अ बिट स्लैंटेड। तो यहां से अगर आप देखेंगे इसके परपेंडिकुलर, नाउ दिस इज LB। अगर ये बॉब यहां पे आ जाता है, ये आपका LB वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल जो है with the vertical if the angle is theta, तो यहां पे भी वर्टिकल के साथ में एंगल रहेगा थीटा, so the angle is going to remain same। तो कायदे से क्या हो रहा है आप देखें, जो आपका LB वेक्टर है ये आपके बॉब के साथ में जब रोटेट कर रहा है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है हरदम, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, जो आपका B वेक्टर है LB वेक्टर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो यहां से आप प्रॉपर जो आपका ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। LA इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट LB हैज ओनली कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बिकॉज द डायरेक्शन इज कांस्टेंटली चेंजिंग। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर मोशन से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अ पार्टिकल अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 800 आरपीएम व्हिच इंक्रीजेस टू 2460 आरपीएम इन 26 सेकंड्स यूनिफॉर्मली। यहाँ पे यूनिफॉर्मली कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज कांस्टेंट। देन लेट्स फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अंडरगॉन इन 26 सेकंड्स।
तो देखें आपको टोटल रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, वेरी सिंपल, आप क्या करें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने, बिकॉज एक्सेलरेशन जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, so you can find the average angular velocity which is equal to initial angular velocity plus final angular velocity divided by 2 into आप करेंगे डेल्टा टी, जो आपका टाइम पीरियड का जो आपका टाइम लगा है इस चेंज में आने में। तो आप देखेंगे डेल्टा टी 26 सेकेंड, आप रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे, बिकॉज अपने को यहाँ पे ये 60 रखना पड़ेगा मिनट को कॉम्पेंसेट करने के लिए। सो फाइनल आंसर जो आपके पास में 706.33 रेवोल्यूशंस आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास में आपको दिए गए 4 ऑब्जेक्ट्स, अ रिंग, अ डिस्क, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मास m, रेडियस r, और बोला गया है कि आप इनको जो है एक इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से रिलीज करते हैं, और पूछा है आपसे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो बॉटम पे सबसे पहले पहुंचेगा, विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रीच एट द बॉटम एट द अर्लीस्ट। तो हमें पता है, वी नो एक्सेलरेशन जो भी होगा इंक्लाइन के ऊपर वो होगा g sin थीटा 1 plus I upon r square, where I is the moment of inertia of the respective object and r, because यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स का रेडियस सेम दिया हुआ है, r is going to remain same, मास सेम है। तो आप देखें जिसका I मैक्सिमम होगा उसका A मिनिमम होगा, जिसका I मिनिमम होगा उसका A मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पे अपने को पता है A जो मैक्सिमम होता है वो किसका होगा, आपके पास में रिंग का होगा, और जो मिनिमम I होता है वो आपके पास में किसका होगा, स्फीयर का होगा, सॉलिड स्फीयर का। सो फॉर सॉलिड स्फीयर इफ I is minimum then its A will be maximum, therefore the solid sphere will reach the bottom at the earliest. Moving on to the next question. देख अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स F। ये क्वेश्चन जो है आपके पास में फ्रिक्शन से रिलेटेड है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स F रिक्वायर्ड फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। अगर आपको दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव कराना है तो आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखें आपको जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 0.5 kg, नीचे वाले का 4.5 kg। यहाँ पे जो बॉटम सरफेस है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है, फ्रिक्शनलेस है, और जो दोनों ब्लॉक्स के बीच का सरफेस है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 3/7। फोर्स F लगा रहे हैं आप, इस F का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो अप्रोच है वो क्या रहेगा, अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग को रोकनी है तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लूं फॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वही आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, और उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं फोर्स। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप ब्लॉक को एनालाइज करते हैं। टॉप ब्लॉक का आपने एफबीडी बना रखा है, यहाँ पे 0.5 kg का था, सो 5 न्यूटन उसका वेट आएगा नीचे, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg अगर आप अप्लाई करते हैं, म्यू की वैल्यू दी हुई है m 0.5 kg है, तो आपको मिल जाएगा 15/7 न्यूटन। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ फॉर दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस अपर ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है आगे की तरफ, बिकॉज वी कैन सी देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक, तो इसको एक्सेलरेट कराने वाला केवल एकमात्र फोर्स जो है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हियर इज इक्वल टू, आपने निकाल लिया 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे, आपके पास में फोर्स है, मास गिवन है, तो आप क्या कर लेंगे, फोर्स को मास से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास में 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। नाउ फॉर मैक्सिमम फोर्स, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन है ये वो एक्सेलरेशन है जो टॉप ब्लॉक के पास में हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि जो बॉटम ब्लॉक है उसको भी अगर इसके साथ चलना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो बॉटम ब्लॉक भी अचीव कर सकता है वो भी 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। यानी कि पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर मेरे पास F मैक्स निकालना है मुझे, मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सिस्टम इनटू जो अपना रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन 30/7, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 150/7।